ओके। नमस्कार भी सभी लोगों को, मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कल की क्लास में हम लोगों ने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को कवर कर लिया था, मुझे अच्छे से याद है। आज की क्लास में एक नया कॉन्टिनेंट उठाते हैं, अफ्रीका। अफ्रीका को पढ़ते हैं। ओके, अंटार्कटिका फिनिश हो चुका है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन नहीं है तो वहां पे एग्रीकल्चर भी नहीं होगा, है ना। तो क्या ही पढ़ना उसके बारे में। हेडिंग डालो आप, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हेडिंग डालो। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ओके। चलो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूंगा एरिया की और मैं बात करूंगा पॉपुलेशन की, एरिया के अकॉर्डिंग इसकी सेकंड रैंक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसकी सेकंड रैंक है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है सर पुअर कॉन्टिनेंट, इसको कहा जाता है सर डार्क कॉन्टिनेंट, इसको कहा जाता है ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। पुअर कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। इसको कहा जाता है सर गरीब महाद्वीप, इसे कहा जाता है सर काला महाद्वीप, और इसे कहा जाता है ब्लाइंड कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप।
ठीक है, अब ध्यान से सुनना। 3 नाम दिए जाते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को 3 नाम देने के पीछे कारण क्या है, तो ये भी समझ लेते हैं। गरीब महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरे के पूरे महाद्वीप की जो अर्थव्यवस्था है वो ज्यादा बेहतर नहीं है। ओके, जो महाद्वीप है ये वाला, इस महाद्वीप की अर्थव्यवस्था ज्यादा बेहतर नहीं है। पॉपुलेशन ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र यहां पर कितना है ना, एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र यहां पर कितना है, तो आपका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 10% लैंड जो है यहां पर ऐसा है जिस पर खेती की जा सकती है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है गरीब महाद्वीप, क्योंकि यहां पर 10% कृषि योग्य भूमि है। यहां पर कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो आपका आंसर होगा 10% है। बात क्लियर है यहां तक, समझ रहे हो ना मेरी बात? 10% यहां पर कृषि योग्य भूमि है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है फिर गरीब महाद्वीप। अगला पॉइंट है, इसको डार्क कॉन्टिनेंट या ब्लाइंड कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। इन दोनों के पीछे कहने के बारे में यह था कि भाई यहां पे एक दो बातें बोली जाती है। एक तो बात यह बोली जाती है कि इस महाद्वीप के बारे में ज्यादातर जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई थी, इस वजह से इसको नाम दिया गया क्या, डार्क कॉन्टिनेंट और ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तीन मुख्य अक्षांश रेखाएं, तीन मुख्य अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी सर? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ये 3 ऐसी रेखाएं हैं जो इससे पास होती है। और तीनों रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। हिंदी में उष्ण कटिबंध को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल जोन। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है ये किसके अंतर्गत आता है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है ये आता है ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत। क्लियर है यहां तक? पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट किसके अंतर्गत आता है, ट्रॉपिकल जोन के अंतर्गत आता है। इसी वजह से यहां पर क्या है सर, यहां टेम्परेचर है ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है यहां पर, तो ज्यादातर जो ट्राइब है ना वो है डार्क स्किन ट्राइब, डार्क स्किन ट्राइब्स हैं। यानी कि यहां पर काली त्वचा के लोग हैं। इसी वजह से इसको नाम दिया गया डार्क कॉन्टिनेंट। ओके, चलो जी। अब अगर आपसे यह पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, इन दोनों के बारे में अगर आपसे यह पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप और अफ्रीका, इसके बीच में क्या है, एशिया और अफ्रीका के बीच में, तो आंसर होगा सर लाल सागर है एक तो, और एक है सर स्वेज कैनाल। लाल सागर और स्वेज नहर, लाल सागर और स्वेज नहर स्थित है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा यूरोप की, तो यूरोप और एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच क्या है, यूरोप और अफ्रीका की अगर मैं बात करता हूं तो इसके बीच क्या है सर, यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या है सर, आपका आंसर होगा यूरोप और अफ्रीका के बीच में है सर जिब्राल्टर स्ट्रेट। इन दोनों के बीच में क्या है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जिब्राल्टर की जल संधि है। ओके, अरे कहां गया, कहां गया सर, जा दोनों इसमें रहती है।
सुन ले भाई, कहां है? कोई नहीं है? कौन है? हाँ। हाँ जी। लाइट नहीं गई थी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। चलो जी। तो मैं बता रहा था एशिया और अफ्रीका के बीच में क्या है, तो आपका आंसर होगा लाल सागर है और स्वेज नहर है। और वहीं अगर मैं बात करूंगा यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या है, तो आपका आंसर होगा जिब्राल्टर की जल संधि है। ओके। जिब्राल्टर की जल संधि किस किस के बीच में स्थित है, तो आपका आंसर होगा यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। ठीक है। आप इसको नोट करो, फिर हम लोग इसका मैप बनाकर उसके मैप पर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ओके। चौधरी नाम से कमेंट आ रहा है, अभी लिख रहा था वो चाचा, अब लिख रहा है ताऊ। तुझे कसम है उसकी जिसको तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, एक बार फूफा और लिख दे। तरीके से मेरी तबीयत खुश हो जाएगी, मैं दुगना पढ़ा के जाऊंगा आज। लिख दे। कमेंट कर रहा है ताऊ नेट चला गया, एक बार लिख तो सही, फूफा जी नेट आ गया, क्लास शुरू हो गई। बोलना एक बार। लिख। अब सारे रिश्ते तूने निकाल लिए, चाचा भी बना लिया, ताऊ भी बना लिया। लिख ना। है ना? हद में रहना सीख लो, तमीज में रहना सीख लो। ठीक है। इसकी आईडी निकालना इसकी। ला इसके रिश्ते निकलवा मैं। आईडी निकाल के दे इसकी, जल्दी बोल। अबे यहां से जल्दी निकाल के बता ना। अबे नंबर बता दे आईडी का। बता। 25 32 659। ये आईडी है। और किस नाम से ये? शुभम, ये इसके कमेंट सारे ब्लॉक कर देना, ये क्लास में बकवास वाले कमेंट आ रहे हैं ताऊ चाचा वाले, तो ये डेली डिस्टर्ब कर रहा है, इसको ब्लॉक कर देना अभी। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं, मैप पर आ जाओ। और कोई प्राणी जिसको रिश्ते निभाने हो? इसका मैप बना लेते हैं, मैप पर समझते हैं। भाई मैं मैप बनाना भूल गया यार इसका, काफी दिन से बैच में चला ही नहीं है टॉपिक। पूरी स्क्रीन पे लगा दे, कमेंट पूरी स्क्रीन पे कर दे।
अभी के लिए इसको ऐसा कर दे, मेरी क्लास में कमेंट ना है इसका। देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, आपका आंसर होगा यहां पर एक सागर है और इस सागर को कहा जाता है क्या, तो आपका आंसर होगा ये जो सागर है इसको कहा जाता है भूमध्य सागर। ओके, देखो ध्यान से, मैं नाम लिख रहा हूं, इसको कहा जाता है भूमध्य सागर। इसको क्या कहा जाता है सर, इसको कहा जाता है भूमध्य सागर। मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, ठीक है ना, मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है इसको, इसे कहा जाता है भूमध्य सागर। क्लियर है यहां तक? चल आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, ध्यान से सुनना, ये जो मैंने बना रखा है यहां पे, ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है लाल सागर। ये क्या है, लाल सागर। और लाल सागर के बाद में अगर मैं बात करूंगा तो लगभग यहां पर क्या बनाई गई है इस वाले रीजन को काटकर, तो आपका आंसर होगा ये है सुएज नहर। क्लियर है, लाल सागर और सुएज नहर। तो इससे इधर का जो कॉन्टिनेंट है इसको तो कहा जाता है एशिया, और इससे ऊपर का जो कॉन्टिनेंट है इसको कहा जाता है यूरोप। बात बराबर है? इधर क्या है, तो आपका आंसर होगा यहां पर है हिंद महासागर। यहां पर क्या है सर, यहां पर है हिंद महासागर। हिंद महासागर के बाद इधर क्या है सर, इधर है अटलांटिक महासागर। इधर क्या है, अटलांटिक महासागर। क्लियर है यहां तक? देखो ध्यान से, अब हम बात करते हैं डेजर्ट के बारे में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के फेमस डेजर्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो डेजर्ट है इसके बारे में मैं लिखता हूं, डेजर्ट का नाम है सहारा। सहारा डेजर्ट, इसको कहा जाता है सहारा मरुस्थल। सहारा डेजर्ट की बात करते, सहारा की अगर हम बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट डेजर्ट है, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। सहारा कैसा डेजर्ट है, सहारा जो है ये है लार्जेस्ट डेजर्ट। सहारा है सर सबसे बड़ा मरुस्थल। सहारा जो है ये है सबसे बड़ा मरुस्थल। अगले पॉइंट पर आ जाओ, सहारा डेजर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये सबसे बड़ा डेजर्ट है, राइट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा तो ये सबसे गर्म डेजर्ट भी है, आप लिख सकते हो इसको हॉटेस्ट डेजर्ट। ये क्या है सर, ये है सबसे गर्म मरुस्थल। ये है सबसे गर्म मरुस्थल, हॉटेस्ट डेजर्ट भी है ये, और इसके साथ साथ लार्जेस्ट डेजर्ट भी है। दोनों ही क्वालिटी इसके अंदर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो सहारा डेजर्ट है इसमें और क्या खास बात है सर, यहां पे एक जनजाति रहती है जिसको कहा जाता है बद्दू। कौन सी जनजाति रहती है यहां पर, बद्दू जनजाति रहती है सहारा डेजर्ट में। आगे बात समझ में, यहां पर क्या होता है सर, बद्दू जनजाति रहती है। अभी यहां पे अचानक से पवनों के प्रभाव के कारण, ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली विंड्स के इफेक्ट के कारण टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया और यहां पे बर्फबारी देखने को मिली है। बात क्लियर है यहां तक? सहारा मरुस्थल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम बर्फबारी देखने को मिली है। ये एक नया पॉइंट है। आगे अगर मैं बात करूंगा सहारा डेजर्ट की तो ध्यान से सुनना, सहारा डेजर्ट जो है इसके साउथ में क्या है, जब आप इसके नीचे की तरफ जाओगे तो नीचे पड़ता है नीचे जो है इसके वो है क्या, तो आपका आंसर होगा सवाना। नीचे पड़ते हैं सर सवाना नाम से ग्रासलैंड। सवाना घास के मैदान है यहां पर, इसके दक्षिण में। दक्षिण में क्या है सर, सवाना घास के मैदान। इसके दक्षिण में है सवाना घास के मैदान। बात क्लियर है? और जो ये सवाना घास के मैदान हैं इनकी अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना,
सवाना ग्रास जो होती है, सवाना ग्रास की अगर मैं बात करूंगा तो ये एक लॉन्ग ग्रास होती है। सवाना घास जो होती है ये एक लंबी घास होती है। बात क्लियर है? सवाना घास कैसी घास होती है? लंबी घास होती है। यहां पर पशुचारण कैसा होता है? कम या ज्यादा? आपका आंसर होगा यहां पर पशुचारण होता है बहुत ही ज्यादा। पशुचारण ज्यादा होता है, ये एक लंबी घास है। तो ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना समझना। सवाना को इसीलिए कहा जाता है क्या? सवाना को कहा जाता है हंटिंग लैंड। सवाना को क्या कहा जाता है? सवाना को कहा जाता है हंटिंग लैंड। इसे कहा जाता है शिकारी क्षेत्र। सवाना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हंटिंग लैंड। इसे कहा जाता है शिकारी क्षेत्र। ओके, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से घास के मैदान जो हैं, कौन से घास के मैदान जो हैं वो शिकारी क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। बात बराबर है यहां पर। अब जो सहारा और सवाना है, इसके बीच का जो भाग है ना, इसके बीच का जो भाग है इसको कहा जाता है साहिल। इसके बीच का जो भाग है इसको क्या कहा जाता है? साहिल कहा जाता है। और साहिल वाला जो क्षेत्र होता है इसमें आप लिख सकते हो, साहिल वाले क्षेत्र में थोड़ी बहुत वनस्पति होती है। इसमें क्या होता है? थोड़ी बहुत वनस्पति होती है। मैप पर देखो कहां है, क्या है, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूंगा इस वाले रीजन की, तो इस वाले रीजन में यहां पर क्या है सर? यहां पर है सहारा। क्लियर है? यहां पर क्या है? सहारा है। सहारा के बाद फिर यहां पर क्या आ जाता है? सवाना। और सवाना के बाद जो बीच का भाग है यहां पर, ये इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है साहिल। ठीक है, नोट कर दो इस पूरे को और ये डायग्राम भी बना दो। विनोद भाई का कमेंटर है, सर आप टॉप पढ़ाते हो जी, धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, बट प्लीज आप इतने कमेंट मत करो क्योंकि आपका ही नाम दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ जी। हो गया। पंपास घास के मैदान मिलते हैं अर्जेंटीना में, कंपोज घास के मैदान मिलते हैं ब्राजील में। वो सब आ जाएंगे जब उनके बारे में पढ़ोगे। साहेल सहारा और सवाना के बीच का क्षेत्र है। हो गया।
हो गया, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े। यहां पर एक डेजर्ट है और यहां पर एक डेजर्ट है, टोटल 3 डेजर्ट है अफ्रीका में। इधर वाला जो है सेकंड नंबर का, इसको कहा जाएगा नामीवा डेजर्ट। इसको कहा जाएगा नामीवा मरुस्थल। नामीवा डेजर्ट या नामीवा मरुस्थल। क्लियर है। नामीवा नाम क्यों कहा जाता है, इसको नामीवा नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि नामीवा कंट्री में ही ज्यादातर इसका भाग स्थित है। ठीक है, क्लियर है। ये कहां पर है तो ध्यान से समझना, नामीवा वाले इस भाग में स्थित है। मैं लिखता हूं यहां पे लोकेटेड इन नामीवा डेजर्ट, सॉरी नामीवा कंट्री। ये कहां पर है? तब आपका आंसर होगा ये नामीवा। ये नामीवा देश में स्थित है। क्लियर है, कहां स्थित है ये? नामीवा देश में स्थित है। ओके, अगला पॉइंट होगा नामीवा डेजर्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इसको कौन बनाता है, तो आपका आंसर होगा ये किसके प्रभाव के कारण बना हुआ है? आंसर होगा आपका फॉर्म्ड बाई कोल्ड ओशियन करेंट। ये कैसे बना है, तो आपका आंसर होगा ठंडी जलधारा। ये ठंडी जलधारा के प्रभाव के कारण बना है। ठंडी जलधारा के प्रभाव के कारण बना है। क्लियर है। अगला पॉइंट होगा इसी में, यहां पे क्या खास बात है नामीवा मरुस्थल में? यहां पे टोंड नाम की ट्राइब रहती है। इसमें कौन सी जनजाति रहती है? आपका आंसर होगा टोंड जनजाति। अब आ जाओ उधर वाले पे, साउथ अफ्रीका वाले रीजन में फैला हुआ है कालाहारी डेजर्ट। मैं नाम लिखता हूं कालाहारी डेजर्ट। हिंदी में इसी को लिखा जाता है कालाहारी मरुस्थल। अगर मैं बात करूंगा आपसे कालाहारी मरुस्थल की, तो कालाहारी मरुस्थल जो है ये कहां पर लोकेटेड है? आंसर होगा लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। कहां है ये? तो आंसर होगा ये है सर दक्षिण अफ्रीका में। ये कहां पर स्थित है? आपका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला पॉइंट होगा ये किस चीज के लिए फेमस है? आपने नाम सुना होगा शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग की अगर मैं बात करूंगा, बोत्सवाना में भी है लेकिन साउथ अफ्रीका में मुख्यतः स्थित है। अगर मैं बात करूंगा शुतुरमुर्ग की, तो आपको याद आ रहा होगा शुतुरमुर्ग एक ऐसी चिड़िया है जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है उसको। चिड़िया ना बोल के पक्षी बोलोगे आप। तो कालाहारी डेजर्ट में क्या क्या है? एक तो शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल में कौन है? ऑस्ट्रिच। एक तो इसमें ऑस्ट्रिच पाई जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रिच के साथ साथ और क्या मिलता है इसमें?
इसमें एक जनजाति मिलती है जिसे कहा जाता है बुशमैन। कौन सी जनजाति? तो आपका आंसर होगा बुशमैन जनजाति। तो ये थे अफ्रीका महाद्वीप के कुछ मरुस्थल जिनके बारे में पेपर में पूछ लिया जाता है। आप नोट कर दो इसको। राजू, राजू, ग्रीन टी लेके आओ। हो गया? आगे बढ़ जाए। देखो ध्यान से, नदी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइल रिवर की। नील नदी। नील नदी की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी लंबाई कितनी है? 6,690 किलोमीटर। अब ध्यान से समझना, इसका ओरिजिन कितना, सॉरी ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन होता है इसका कहां से? आंसर होगा विक्टोरिया लेक से। विक्टोरिया झील से उद्गम होता है इसका। क्लियर है? विक्टोरिया झील से ये नदी निकलती है और फ्लो किधर करती है? तो आपका आंसर होगा फ्लो नॉर्थवर्ड। ये क्या करती है सर? तो आपका आंसर होगा उत्तर की ओर बहती है। क्लियर है? यहां से यूं ऊपर की तरफ बहेगी। और डिटेल में पढ़ना है तो समझ लेना, इसकी दो धाराएं हैं, एक है ब्लू और एक है व्हाइट। क्लियर है? ब्लू निकलती है विक्टोरिया लेक से, व्हाइट निकलती है ताना लेक से। ठीक है? दोनों धाराएं मिलकर निर्माण करती है नील नदी का। बट हम एक ही पढ़ लेते हैं, सफिशियंट है कि नील नदी का मुख्य उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील है। और यही विक्टोरिया झील, इसी विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और ऊपर की तरफ जाती है। कहां जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। और खार्तुम नामक स्थान पर दोनों धाराएं मिल जाती हैं। सबको हटाओ, बस एक चीज याद रखो, विक्टोरिया लेक से नील नदी निकलती है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, इसी में अगला पॉइंट होगा, जो नील नदी है इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये है लॉन्गेस्ट रिवर। नील नदी जो है ये है लॉन्गेस्ट रिवर, यानी कि हिंदी में कह सकता हूं मैं इसे, ये सबसे लंबी नदी है। ये कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? कहां की? विश्व की। ठीक है? अगला पॉइंट होगा नील नदी के बारे में। इसी नील नदी पर क्या बना हुआ है? आसवन डैम बना हुआ है इस पर।
इस पर बना हुआ है सर आसवन बांध। आसवन बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा नील नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? आसवन बांध। अगले पॉइंट पर आ जाओ। नील नदी, जब भाई मिस्र की बात करेंगे तो मिस्र पड़ता है यहां पे, इजिप्ट बोला जाता है इसी को। मिस्र में आप देख रहे हो कि यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया में क्या है? पूरे के पूरे इस एरिया में सर धूल ही धूल है। धूल ही धूल होने का मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि यहाँ रेत ही रेत है, मतलब कि मरुस्थलीय क्षेत्र है। जब मरुस्थलीय क्षेत्र है तो ऐसी स्थिति में यहां पर वनस्पति कम होगी, पेड़ पौधे कम होंगे, खेती भी कम होगी, क्योंकि सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही ये नदी इस वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, यहां पर प्रॉपर तरीके से भाई सब कुछ अरेंज हो जाता है। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है मिस्र का वरदान। इसको क्या कहा जाता है? मिस्र का वरदान। इसको कहा जाता है सर बून ऑफ, इसको कहा जाता है सर बून ऑफ इजिप्ट। क्या कहा जाता है इसको? बून ऑफ इजिप्ट कहा जाता है, मिस्र का वरदान कहा जाता है। क्लियर है? इसको क्या कहा जाता है? मिस्र का वरदान कहा जाता है। ओके, अगले पॉइंट पर आ जाओ। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसी में ये यहां तक नील नदी में इतने पॉइंट याद रखने, ये हो गया कंप्लीट। ओके, नोट करो इसे। नील नदी वाला जो पॉइंट है उसको जल्दी से नोट कर दो। हो गया यहां तक? किस दृष्टि से अमेजन को सबसे लंबी नदी माना जाता है? दृष्टि ही खराब है, ठीक है, ऐसा माना ही नहीं गया। अमेजन सबसे बड़ी नदी है, ना कि लंबी नदी। आपने कहां पढ़ लिया कि अमेजन को लंबी नदी माना जाता है? एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो भाई साहब दिक्कत होगी फिर। अब आ जाओ अगले पॉइंट में। हेडिंग डालो कांगो रिवर। कांगो नदी। कांगो नदी की अगर मैं बात करूंगा तो इसका ओरिजिन कहां से होता है? इसका ओरिजिन होता है तंजानिका, तंजानिका झील से। ठीक है, जाम्बिया कंट्री के पास पड़ती है, जो तंजानिका झील है ना उससे निकलती है। और तंजानिका झील से निकलने के बाद ये मूव करती है, पहले नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाती है, फिर जाती है ये वेस्ट की तरफ, और फिर जाकर इसका हो जाता है अटलांटिक ओशियन में एंड। अटलांटिक ओशियन में क्या हो जाता है? इसका एंड हो जाता है। क्लियर है? देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से,
ये नदी यहां से यू निकलती है और यहां जाकर एंड हो जाता है। और याद रखना, इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग यहां से यूं जाती है भूमध्य रेखा। ठीक है ना, तो इसने क्या किया, भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस कर दिया। ओके, 2 बार इसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो मैं यहां लिख देता हूं, जो ये कांगो नदी है ये क्या करती है, इट डिवाइड। ये सूरज नाम से कमेंट आ रहे हैं, इसके कमेंट हटा दे, मैं इरिटेट हो रहा हूं, फालतू में इसको कुछ उल्टा सीधा सुना दूंगा, भगा इसको यहां से। इसको ये लग रहा है दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट ही है, इसको सब आता है भाई, सब मजा ले, एक वर्ड लिख ले, पढ़ ले। भाई इतना बड़ा ज्ञानी है तो एडमिशन क्यों लिया था बैच में? अपने साथ धोखा कर रहा है। अगर स्टूडेंट है तो भी धोखा कर रहा है, और स्टूडेंट ना होकर अगर कोई और है, टीचर है या जो भी है, तब भी धोखा कर रहा है अपने साथ। अगर चीजें नहीं आती तो सीखनी चाहिए, और सीखे हुए हो तो फिर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई, इस समय में कुछ और कर लो अपना। सारे स्टूडेंट जहां क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होते हैं भाई साहब, मजा ले, 2 मिनट खाली चली जाए इसकी। खुद अपने ठंडे से दिमाग में जो जितना भी दिमाग है ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करके ये सोचना कि कितने कमेंट आते हैं। ठीक है, क्या जीवन का उद्देश्य बस यही रह गया है कि बैच में एडमिशन लो और दे कमेंट और दे कमेंट और दे कमेंट? वो यूट्यूब की दुनिया अलग होती है भाई साहब, जहां पे बच्चे के हाथ में फोन होता है और केवल उसका उद्देश्य कमेंट करना होता है। थोड़ा सा चेंज करो अपने आप को। ये क्या करती है तो ध्यान से समझना, ये इक्वेटर लाइन को 2 बार पास करेगी। ओके, तो मैं लिख देता हूं, इट क्रॉस इक्वेटर लाइन 2 टाइम्स। ये क्या करती है सर, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है या पार करती है, एक ही बात है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आ जाओ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो बेसिन होगा, आसपास का जो एरिया होगा, कांगो रिवर का जो बेसिन है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें कौन रहता है? तो आंसर होगा आपका पिग्मी ट्राइब। कौन रहता है सर यहां पर? पिग्मी जनजाति रहती है। और याद रखना, जो कांगो नदी है इसी को एक और नाम दिया जाता है, क्या? इसी को कहा जाता है जायरे। कांगो रिवर और जायरे रिवर, इसी को कहा जाता है जायरे नदी। नोट करो जल्दी से। कांगो या जायरे एक ही नदी का नाम है। हो गया? सर अब फर्स्ट स्लाइड फिर से बता दो। जी बिल्कुल, अभी जो पढ़ा है ना उसको 3 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है? चलो, वेरी गुड।
हाँ जी, एक और रिवर पे आ जाओ। रिवर का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी की अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो लिम्पोपो नदी है इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, लिम्पोपो नदी की अगर मैं बात करूंगा तो ये निकलती कहां से है, तो आपका आंसर होगा इस वाली रीजन से, यहां से निकलती है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, 3 जगह बहती है ये। क्लियर है? चलो तो ध्यान से समझना, लिम्पोपो रिवर जो है ये मूव करती है ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड मूविंग रिवर है। ये क्या है, ये पूर्व की ओर, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। ये नदी किधर बहती है, तो आपका आंसर होगा पूर्व की ओर बहती है। अगले पॉइंट में आ जाओ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसको क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड क्रोकोडाइल रिवर। क्या और कहा जाता है इसको, इसको मगरमच्छ नदी भी कहा जाता है, इसे मगरमच्छ नदी भी कहा जाता है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। ये क्या करती है, जो मकर रेखा है, राइट, ये क्या करती है सर, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कट 2 टाइम्स। नोट कर दो इतना इसको। और ये एंड कहां होगा, जब पूर्व की तरफ जाएगी तो आप लिख सकते हो इसका हिंद महासागर, हिंद महासागर में अंत होता है। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये नदियों के बारे में मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है, और कल कोशिश करते हैं इस कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से फिनिश करने की, ठीक है।